हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 7 के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले कि आपने बाकी के वीडियोस को देख लिया होगा, नहीं देखे तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। और रही बात एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू आपको अब हमारे एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कराया जाता है। जिस कोर्स में आप ज्वाइन होंगे कि उस कोर्स में आपको मिल जाता है, तो एप्लीकेशन पे जाकर के आप एमसीक्यू लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, चैप्टर का नाम है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। चैप्टर के नाम से देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं जो हमारे एग्जाम्स में पूछा है, लेकिन जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ कुछ पूछे जाते हैं, तो हम देखने वाले हैं। ऐसा भी नहीं है कि इस चैप्टर से कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ऐसा है, थोड़ा बहुत जानेंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हम डायरेक्ट चलते हैं। लेकिन सबसे पहले चैप्टर के साथ थोड़ा सा रूबरू हो जाते हैं, एक्चुअली चैप्टर कहना क्या चाहता है। तो अध्याय 2, 3, 4 में आपने देखा है कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्मों शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, ये समझना महत्वपूर्ण है। तो बस इसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लिए, जिसमें मुझे जो जो पॉइंट्स आपको समझाना है, जो चीज़ आपको याद रखना है एग्जाम्स के लिए, वो मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो मैं आपको हाईलाइटेड पॉइंट ही बताऊंगा। अगर आपके पास बुक है तो आप एक बार बुक को अच्छे से रीडिंग डालिए खुद से, या फिर इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम से जा करके पढ़ सकते हैं पीडीएफ को डाउनलोड करके। तो चलिए देख लेते हैं। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। देखिए, दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियाँ कहा जाता था। तो ये समझ में आ गया आपको कि जनजातियाँ किसे कहा जाता था। अब इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि कुछ जनजातियाँ जो कि खानाबदोश थीं, और वे एक जगह से दूसरे जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे, और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर ही परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कुछ कुछ जनजातियों के नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप याद रखिएगा। जैसे कि पंजाब में खोखर जनजातियाँ, ठीक है। तो पंजाब में खोखर जनजातियाँ 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में जो कि गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे, गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जो खोखर जनजाति, इसका संबंध कहाँ पर है, पंजाब के साथ। साथ ही साथ जो गख्खर लोग हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे, और इनके एक मुखिया का नाम क्या था, कमाल खान गख्खर। कमाल खान गख्खर, जिसको बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। चलिए, अब यहाँ पे देखिए कि मानचित्र 1 में प्रमुख भारतीय जनजातियों के क्षेत्र दिखाए गए कि कौन सा जनजाति किस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस पिक्चर्स को अच्छे से देख लीजिए एक बार कि कौन से जनजाति कहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे हम जानते हैं कि मुंडा, उरांव, संथाल, ये सब कहाँ है, गोंड, गोंडवानालैंड, खोंड, कोयास, साथ साथ भील जनजाति के बारे में आप जानते हैं, और होम के बारे में, खासी, ये सब आपको पहले से पता है। तो एक बार आप इस मैप को ठीक से देख लीजिएगा, अब पता चल जाएगा कौन सी जनजाति कहाँ देखने को मिलती है। जैसे आपने ऊपर में देखा था खोखर जनजाति, जैसे देखिए ऊपर में आपका खोखर पंजाब देखने को मिल रहा है, राइट। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये है कि लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति जिसका नाम था बलूच, बलूच थी। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडगरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और दूसरी जनजातियाँ जो कि पूरी तरह से प्रभुत्व था। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि अहोम हो गया, नागा हो गया, ये बात की जा रही है। और अभी जो हमने इसके बारे में बात किया, तो इन सभी को याद रखना है। अब कुल तो आपको पता ही है ना, कुल क्या होता है। तो कुल के बारे में यहाँ पे लिखा गया, देखिए आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं कि कुल क्या होता है। कि परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो कि एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या फिर कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते थे, ठीक है। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर के बारे में ध्यान रखिएगा। चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के साथ प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें पराजित किया था। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह से अधीन नहीं बना पाए।
तो ये आप याद रखिएगा कि जो चेर जनजाति का संबंध है बिहार और झारखंड के साथ था, मतलब झारखंड के क्षेत्र तक था। और बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने कब चेरों पर आक्रमण किया? 1591 में। ये सब मैं आपको एमसीक्यू में करा दूंगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, एमसीक्यू के लिए आप हमारे जो कि पीडीएफ देख लीजिएगा। अगला है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ, जैसे कि कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान था। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। जो यहाँ पे नाम आपको बता जा रहा है ना कि कोली, बेराद, ये सब जो जनजाति है कहाँ पर पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। कर्नाटक, महाराष्ट्र में। कोली लोग गुजरात में भी देखने को मिलते हैं। भीलों की बड़ी जनजातियाँ पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। जैसे कि हम जानते हैं कि 2001 के जनगणना के अकॉर्डिंग हम जानते थे कि भारत में सबसे बड़ी जो जनजाति थी वो भील थी, ठीक है, सॉरी गोंड थी। लेकिन अब जो अगर हम बात करते हैं 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग, तो भील जो कि जनजाति आपको याद रखना है सबसे बड़ी जनजाति है। अभी आपका बीपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा भी गया था, तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट्स लिखा गया कि बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टाड़ा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल करके बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई किया करते थे। तो बंजारों का इस्तेमाल अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया। आगे देखिए, 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज जो व्यापारी था जिसका नाम था पीटर मुंडी। पीटर मुंडी या फिर पीटर मंडी लिखता है कहीं कहीं, तो जो भी आपको पता हो, जैसा कि हम पीटर मुंडी ही जानते हैं। चलिए, मतलब कि वो एक अंग्रेज यात्री था, ये चीज़ आपको याद रखना है। बदलता समाज, नई जनजातियाँ और श्रेणियाँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इस चैप्टर से मैंने आपको पहले ही बताया। बस भील जो कि इंपॉर्टेंट था, गोंड इंपॉर्टेंट है, संथाल, चेर हम सभी सब जानते हैं, तो इसको याद रखिए। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। इन सभी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वर्ण के बजाय जाति जो था वो समाज के संगठन का आधार बना। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं है। बस देखिए, अब यहाँ पे स्थानांतरित कृषि के बारे में आपको पता है कि स्थानांतरित कृषि क्या होता है। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है और उसकी राख में ही फसल को बो दी जाती है। जब यह ज़मीन अपनी उर्वरता खो देती है तब ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह की फसल उगाई जाती है। इसी को झूम कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया कि गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि पर आधारित थे, यानी स्थानांतरित कृषि करते थे। और भारत में ज़्यादातर स्थानांतरित जो कृषि है वो उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है, जैसे नागालैंड के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फेमस है। और अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि पश्चिमी घाट की बात करें तो उसको कुमारी कहते हैं, झारखंड में कोरुआ कहा जाता है, खील हिमालय के क्षेत्र में कहा जाता है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट है कि गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। तो ये क्वेश्चंस बहुत बार देखने को मिला भी है, प्रैक्टिस सेट अगर आप लगाओगे तो वहाँ पे मिलेगा कि किस गोंड राजा ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। तो अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की और उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबहान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती के बारे में आपने नाम सुना है ना, रानी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के साथ शासन की कमाल संभाली। लेकिन आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटांगा पर हमला कर दिया और रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत ही मारा गया था। लेकिन मतलब रानी जो दुर्गावती थी वो काफ़ी योग्य शासिका रहीं, कह सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में उन पर हमला हुआ था। अब देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है और इसमें यहाँ पे एक और पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किया है कि अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम के कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम पर हमला किया था। यानी 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर जो कि हमला किया हुआ था। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों ने जबरन काम किया जाता था उसे पाइक कहा जाता था। पाइक मतलब श्रमिक होते थे, जबरन काम करवाते थे, उसको पाइक कहा जाता था। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं वो पिक्चर में क्या है, पिक्चर क्या है तो कान का आभूषण है जिसको कबोई कहते हैं। नागा जनजाति मणिपुर के संबंध में ये आपको देखने को मिलेगा। कबोई क्या होता है तो कबोई एक प्रकार का कान का आभूषण होता है। और
यहाँ पे देखिए एक और लाइन है कि बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर जाकर के असमिया में लिखा गया था। तो बुरंजी जो कि क्या होता है, तो बुरंजी एक कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक कृति है जो कि सबसे पहले अहोम भाषा में लिखी गई थी और बाद में इसका जो कि हम देखते हैं असमिया भाषा में लिखा गया। अब देखिए ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं जो कि हमें जानना था, लेकिन फिर भी जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब इसका एमसीक्यू मैं आपको अपने चैनल पे अपने पीडीएफ के थ्रू एप्लीकेशन पर डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।